एक लंबी विलायती गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। ड्राइवर की सीट पर बैठे आकाश ने दरवाजा खोला। एक निगाह छोटे भाई नितिन के घर पर डाली और कार में बैठे रमेश बाबू के लिए पिछली सीट वाला दरवाजा खोला। अपनी स्टील की मूठ वाली छड़ी संभालते हुए वे धीरे से गाड़ी से बाहर निकले। सफेद कुर्ते पैजामे, सफेद बाल और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा उनके व्यक्तित्व को रौब प्रदान करते हैं। छड़ी टेकते हुए वे आकाश के पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंचे। शायद खिड़की से नितिन की पत्नी ने देख लिया था। उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। कैसी है तुलसी, कहाँ है? रमेश बाबू उतावले हो रहे थे। माँ जी सवेरे से ही आपको याद कर रही हैं, बेचैनी सी महसूस कर रही थीं। डॉक्टर को बुलाया था तो उन्होंने दवाएं इंजेक्शन दे दिए हैं, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। बार बार आपको बुलवाने के लिए कह रही थी, इसीलिए। नितिन की पत्नी ही क्या, घर का कोई भी सदस्य रमेश बाबू के सामने निर्भीकता और सहजता से बोल नहीं पाता। उनके चेहरे का रौब, आंखों में क्रोध के भाव उनके व्यक्तित्व को सदा ही रुआबदार बनाए रखते थे। पत्नी से लेकर बच्चों तक के दिल में भय की लकीर बनी रहती। पता नहीं कब किस बात पर प्रताड़ित कर डालें। उम्र की ढलान में तुलसी ने उनके कठोर व्यवहार का विरोध किया तो वे क्रोध से बिलबिला उठे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुलसी की आंखें बरसने लगीं। मैं पिछले 40 सालों से आपकी जातियां प्रताड़ना सहती आ रही हूँ। अगर मैंने कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं इंसान नहीं? मुझे क्रोध नहीं आ सकता? चुप रहो। अब तुम्हारे मन में मेरे प्रति आदर मान के भाव नहीं रहे। मैं आकाश के साथ रहूंगा, तुम यहीं रहो अपने छोटे लाडले के साथ। क्रोध से उफन रहे थे रमेश बाबू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस उम्र में अलग अलग रहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे। हंसने दो, मुझे परवाह नहीं लोगों की। मेरा फैसला किसी के कहने से बदल नहीं सकता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुलसी नहीं जानती थी कि उसके विद्रोह के छोटे से कदम की इतनी बड़ी सजा मिलेगी उसे। फिर रमेश बाबू ने अपना जरूरी सामान, कपड़े वगैरह समेटा और बड़े बेटे आकाश के घर चले गए। तुलसी गिड़गिड़ाती रही, जमाने की दुहाई देती रही, पर हठी रमेश बाबू का दिल न पसीजा। हालांकि नितिन और आकाश के घरों के बीच मात्र 1 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन दिलों के फासले इन दूरियों को भी नहीं पाट सके। उम्र के इस पड़ाव पर अपने जीवन सहचर के इस व्यवहार से तुलसी जड़ हो गई। 40 वर्षों के लंबे साथ को पल भर में झटके देने में उन्हें तनिक भी संकोच या पीड़ा या परेशानी नहीं हुई थी। हालांकि माँ की मानसिक अवस्था और तनाव को समझते हुए नितिन व उसकी पत्नी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। कभी उनके साथ गपशप करते, कभी बच्चों को उनके पास भेज देते। बच्चों की प्यारी निश्चल बातों में कई बार वे इतना खो जाती कि सारा तनाव अपमान भूल जाती। दादी, तुम दांत कैसे खाती हो, दिखाओ ना। 5 वर्षीय गोलू जब तुलसी से मनहार करता तो अपनी नकली दांतों के ढांचे को मुंह खोलकर बाहर निकालती और गोलू को दिखाते हुए कहती, देख अब मैं इन्हें खा जाऊंगी। मुंह खोलकर उन्हें अंदर रखती, फिर मुंह बंद कर बोलती, खा लिए ना। गोलू को यह सब जादुई लगता। वह दादी की इस हरकत पर ताली बजाकर नाचता। उसकी खुशी और हंसी देखकर वह भी जोर से हंसती तो आंखों में तरलता तैर जाती। एकांत पाते ही तुलसी जब अतीत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती तो हर 2 सीढ़ियों के अंतराल पर कड़वी यादों का काफिला नजर आने लगता और वह कई दिनों तक उसमें से बाहर न निकल पाती। हालांकि इन कड़वी यादों के साथ कुछ खट्टी मीठी यादें भी शामिल थीं, लेकिन यह मानव मन की कमजोरी है कि परेशानी की घड़ी में उसे अपने बीते हुए सुखद लम्हे याद नहीं आते। 2.5 कमरे के घर में 3 बच्चों के साथ गृहस्थी की गाड़ी तंगी से गुजारते हुए तुलसी कई बार अपने भाग्य से शिकायत करती। उसकी दोनों बहनें और भाई तमाम सुख सुविधाओं के साथ ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। आर्थिक तंगी के साथ साथ पति का उग्र और क्रोधित स्वभाव कभी कभी इतनी निराशा, शिथिलता तथा तनाव पैदा कर देता कि जीवन बोझ सा प्रतीत होता। पति द्वारा डांट फटकार, प्रताड़ना, अपमान मिलने पर कितना कितना रोई है वो। उनका प्रयास तो यही रहता कि बच्चों के सामने उन्हें ऐसी स्थिति से न गुजरना पड़े। लेकिन 2 कमरों के घर में कितनी गोपनीयता बरती जा सकती है, उस पर रमेश बाबू न आगा देखते न पीछा। पूरे आवेश से फट पड़ते, अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए? तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? किसी काम का ढंग नहीं है तुम्हें। यहाँ मेरे जरूरी कागज पड़े थे, हिसाब था उसमें, कहाँ गए? यह घर है या बूचड़ खाना? तुम क्या करती रहती हो? तुलसी की आंखें डबडबा आती। मन तो करता पति से कहे, मैं सारा दिन क्या करती हूँ, कभी घर रहकर देख लो।
मुनीम की नौकरी करते करते हर बात में मीन मेख निकालना, बेवजह दखल देना, हर चीज का हिसाब लगाना तुम्हारी आदत हो गई है। नौकरी के बाद खुद को यार दोस्तों के साथ ताश खेलने में घंटों बिताए आते हो। यहाँ मैं झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोने, प्रेस करने से लेकर सब्जी सौदा लाने और खाना बनाने तक अकेली खटती रहती हूँ। कभी तुम्हें मुझ पर तरस क्यों नहीं आता? क्या मैं थकती नहीं? क्या मैं हाड़ मांस से बनी इंसान नहीं, जिसके सीने में दिल धड़कता है? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं जो दबे घुटे से पड़े हैं, परंतु तुम्हें इससे क्या मतलब? पुरुष हो ना, इसीलिए स्वयं को श्रेष्ठ मानते हो। दंभ, क्रोध, फटकार, आवेश पर केवल तुम्हारा अधिकार है, पर कह न पाती। कभी बाजार जब रमेश बाबू का मूड कुछ अच्छा होता तो पत्नी और बच्चों के साथ हंसी मजाक भी कर लेते, लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम ही आते। तुलसी उस वक्त अपने तमाम शिकवे शिकायत भूल जाती और बहुत उदार हो उठती। पति से मीठी शिकायत भी कर देती, आप हमेशा इस तरह क्यों नहीं रहते? कितना अच्छा लगता है सबको हंसते खुश होते देखकर। छोटी छोटी बातों पर डांटना डपटना अब बंद कर दो, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। रमेश बाबू झट बोल पड़ते, पगली, डांटा भी तो उसे ही जाता है जिसे हम प्यार करते हैं, अपना मानते हैं। किसी गैर को भला कोई डांट डपट सकता है? और क्या वह ये सब सहन कर सकता है? तुलसी उदास हो जाती। यह कैसा अपनापन हुआ जिसमें प्रेम स्नेह इतना कम और डांट फटकार क्रोध इतने ज्यादा। लेकिन घर के माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए वह यह सब सहन कर लेती। अपनी पड़ोसन शीला के सुखी दाम्पत्य जीवन से कभी कभी तुलसी अपनी तुलना कर बैठती तो उसे बहुत तकलीफ होती। शीला सकल सूरत से साधारण थी और केवल 8वीं तक शिक्षित थी, फिर भी उसका जीवन कितना सुखी था। कितनी ही बार तुलसी ने खिड़की में से देखा था बरामदे में बैठी शीला से उसके पति को हंसी ठिठोली करते हुए, कभी उसके बालों में फूल लगाते हुए, कभी उसके गालों पर चिकोटी काटते हुए, कभी शीला डार्लिंग, रानी साहिबा कहकर पुचकारते हुए। ये सब देखकर उसे अपने भाग्य पर ग्लानि होने लगती। वह तो सकल सूरत से आकर्षक थी और मैट्रिक तक पढ़ी हुई थी, लेकिन बावजूद इन सबके रमेश बाबू ने उसके गुणों की कद्र नहीं की। वे उन पुरुषों में से थे जिनकी सोच होती है कि नारी को अधिक लाड प्यार करने से वह हावी हो जाती है, सिर पर बैठ जाती है, इसीलिए उस पर लगाम रखना चाहिए, जैसे नारी इंसान न होकर कोई पशु हो जिस पर लगाम अंकुश लगाए जाएं। शादी के 3 वर्षों के पश्चात तुलसी ने बेटी को जन्म दिया और अगले 4 वर्षों में 2 बेटों को। तीनों बच्चों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। आर्थिक स्थिति साधारण होने के कारण नौकर चाकर तो रखे नहीं जा सकते थे। एक मेहरी सफाई तथा बर्तन कपड़े धो देती थी। शेष सारे कार्य तथा बच्चों की सार संभाल करके तुलसी बेहद थक जाती। पति के छूते ही जब वह थकान की बात करती तो वह क्रोधित हो उठते। कई बार वह क्रोध दोनों के बीच अबोले के रूप में परिवर्तित हो जाता, जो कई दिनों तक चलता। कभी कभी यह क्रोध उफान का रूप भी ले लेता। तब रमेश बाबू पत्नी को 2-4 हाथ जड़ अपनी मर्दानगी दिखाकर तृप्त हो लेते। तुलसी के पास चुपचाप रोकर सब कुछ सहन कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। किससे कहती यह सब? वह तो ऐसे संस्कारों के बीच पली बड़ी थी जहाँ पति ही पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ सहन या कदम उठाना वर्जित होता है। उम्र की संध्या बेला में पहुंचने तक वह 40 वर्ष साथ रहने के बावजूद तुलसी अपने पति रमेश के गुस्सैल व अड़ियल स्वभाव का कारण नहीं जान पाई। पता नहीं यह उनके घर के वातावरण का प्रभाव था या उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई। जब उनकी शादी हुई उससे साल भर पहले ही रमेश की माँ का देहांत हो चुका था। एक बड़ी बहन थी जो शादीशुदा थी। उनकी शादी के कुछ ही समय बाद एक दुर्घटना में पिता की भी मृत्यु हो गई। शायद छोटी उम्र में ही माँ पिता के बिछोह और प्यार से वंचित होने के कारण उनका स्वभाव ऐसा बन गया होगा। यही मानकर तुलसी अपनी भरपूर कोशिश करती उन्हें खुश रखने की। वो सदा ऐसे कार्य करने से बचती जिससे उन्हें जल्दी क्रोध आ जाता था, पर कहाँ बदल पाई उनके चिड़चिड़ेपन को, बात बात पर आवेश में भर डांटने डपटने की प्रवृत्ति को और उनकी हठ धर्मिकता को। इसे भी जीवन का एक हिस्सा मानकर जिंदगी सहजता से जीने की कोशिश करती रही थी। तीनों बच्चे आपस में खेलते हुए सब लड़ झगड़ पड़ते या शोरगुल करते तो रमेश बाबू चीख पड़ते, क्या तूफान मचा रखा है, तुम लोगों से चुप नहीं बैठा जाता। बच्चे सहम जाते तो तुलसी धीरे से कहती, बच्चे हैं, इतनी समझ उनमें थोड़ी ही है, क्यों डांटते हैं। इस पर रमेश बाबू तुलसी पर टूट पड़ते, क्या दूसरों के घर में बच्चे नहीं होते, तुम इतना सह देकर इनका सत्यानाश कर रही हो। तुलसी की आंखें टपटपा जाती। क्या हर समय बच्चों के सिर पर डंडा लेकर सवार रहना अच्छा है?
उन्हें खेलने कूदने हंसने बोलने की भी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। पिता की बंदिशें और खौफ के साथ ही बच्चे किशोरावस्था में पहुंच गए। बड़े बेटे आकाश ने उस दिन टी शर्ट और पैच वाली जींस पहन रखी थी जिसे वह दोस्तों के साथ खरीद कर लाया था। शाम को रमेश बाबू ने देखा तो वो दहाड़ उठे, यह आवारा लफंगों वाले कपड़े कहाँ से लाए? जी बाजार से खरीदे हैं। आकाश हकलाते हुए बोला, बाजार में तुम्हें कोई ढंग का कपड़ा नहीं मिला जो ये उठा लाए? जाओ इसे वापस करके पैंट शर्ट ले आओ। पिताजी, अब तो यह पहन ली है, अब वापस नहीं होगी। दुकानदार ने भी कहा था वापस नहीं होगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर आकाश बोला। रमेश बाबू क्रोध में खा जाने वाली नजरों से उसे घूरते हुए भीतर कमरे में चले गए। माँ, पिताजी बेवजह अपनी मर्जी हम पर लाते हैं, डांटते फटकारते हैं। अब हम बच्चे नहीं, यह सब कब तक चलेगा? आकाश अपना आक्रोश तुलसी पर उतारते हुए बोला, बेटा, मैं इतने सालों तक कोशिशें करके भी इन्हें नहीं बदल पाई। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। तुलसी उदास हो गई थी। उसकी सजल आंखों को देख आकाश चुप हो गया। तुलसी वह घटना भी कहाँ भूल पाती है जब पति ने उसे सारे राह अपमानित और प्रताड़ित किया था। किसी विवाह समारोह से वे लौट रहे थे। रात 11 बजे का समय रहा होगा। स्कूटर पर पीछे बैठी तुलसी उस दिन स्वयं को खुश और तनाव रहित महसूस कर रही थी। चांदनी रात थी और ठंड का मौसम। मन ही मन वह हसीन मौसम का आनंद उठा रही थी। गाड़ी गति में थी कि अचानक सामने से स्पीड ब्रेकर पर जोर का झटका लगा। रमेश को स्पीड ब्रेकर शायद दिखा नहीं। तुलसी गिरते गिरते बची। उसके मुंह से निकल पड़ा, क्या कर रहे हैं? अभी मैं गिर जाती तो? रमेश बाबू ने गाड़ी रोक दी और चीख पड़े, चलो नीचे उतरो, मेरे पीछे मत बैठा करो, आ जाना अपने आप रिक्शे से। तुलसी की आंखें भर आईं। कोई पति अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार भी करता है? दुख और अपमान से वह केवल आंखें पोंछती रही। रमेश बाबू ने खरी खोटी सुनाकर अपनी भड़ास निकाली, फिर स्कूटर स्टार्ट करके बोले, चलो बैठो। यह तो बच्चों की किस्मत अच्छी थी जो इतने प्रतिबंध व डांट फटकार खाने के बाद भी मेधावी थे। आकाश इंजीनियर बन गया था और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी। छोटा नितिन भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में अधिकारी के पद पर कार्यरत था। जब बेटी की शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे तो वह धीरे से तुलसी से बोलती थी, माँ, मैं बहुत दिनों से कहना चाह रही थी। दरअसल कॉलेज में मेरा एक सहपाठी है, मैं और वह। बस बस, आगे कुछ मत कहना। तुम्हारे पिताजी को पता लग गया ना तो आफत टूट पड़ेगी। कॉलेज तो दूर, घर से बाहर भी नहीं जाने देंगे बेटा। जैसा चल रहा है चलने दो। इस घर में तो विद्रोह की बात सोचना भी व्यर्थ है। फिर रमेश बाबू के पसंद किए लड़के से ही बेटी की शादी हो गई थी। परिवार के सदस्यों को अपने आदेशानुसार चलाने, उन पर रौब समाने और डांटने फटकारने से रमेश बाबू के अहम को तुष्टि मिलती थी। उनके समक्ष कोई जवाब दे या उनकी किसी बात का प्रतिकार करे यह उनसे सहन नहीं होता था। इसीलिए उनकी उपस्थिति में घर में चुप्पी व आतंक छाया रहता। तुलसी ने अपने व्यवहार तथा समझदारी से पिता पुत्रों के बीच कड़वाहट नहीं आने दी थी। जब कभी ऐसी स्थिति आती तो यह पुत्रों को समझा बुझाकर स्थिति को सामान्य कर देती। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, समय का चक्र तो निर्बाध गति से चलता ही रहता है। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग जाने से घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। दोनों बेटों की शादियां भी रमेश बाबू ने अपने हिसाब से जांच परख कर बहुएं भी भली निकली। अन्य सदस्यों की ही तरह वे भी रमेश बाबू के आगे कुछ नहीं बोल पाती थीं। उम्र बढ़ने के साथ रमेश बाबू का रौब, क्रोध और कठोरता बढ़ती ही जा रही थी। बेटों के कहने पर नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। समय काटने के लिए वे अपने यार दोस्तों के पास चले जाते तो कभी वे उनके घर आ जाते। फिर घंटों गप ताश के बीच चाय नाश्ते के दौर चलते। कभी कभी तुलसी और बहुएं परेशान होती उनकी फरमाइशों से। तुलसी, ऐसा करो, बहू से कहो 5 लोगों के लिए खाना बना ले, आज हम देर तक बैठेंगे। छोटी बहू, जरा पकौड़े तो बना लाओ गर्मा गर्म। बड़ी बहू, आज मेरे दोस्त आने वाले हैं, नाश्ते में क्या बना रही हो? ऐसा करो, समोसे या आलू टिक्की बना लो। भले ही उस समय घर में नाश्ते में लगने वाला सामान नहीं या किसी की तबीयत ठीक ना हो अथवा उन्हें बच्चों के कोई काम निपटाने हो, रमेश बाबू को वो इनकार नहीं कर सकती थी। बेशक मन ही मन खींचती रहें, लेकिन उनके आदेशानुसार चाय नाश्ते खाने का प्रबंध करना ही पड़ता था। बड़ी बहू ने धीरे धीरे पति के समक्ष अपना आक्रोश प्रकट करना आरंभ कर दिया। खुशकिस्मती से आकाश को कंपनी की ओर से फ्लैट मिल गया और इस बहाने उन्हें अलग रहने का अवसर हाथ लग गया। रमेश बाबू तथा तुलसी नितिन के साथ रह रहे थे। उस दिन नितिन और उसकी पत्नी आखिरी शो में फिल्म देखने गए। लौटने में उन्हें देर हो गई, अतः सवेरे नींद भी देर से खुली। तुलसी से
अब घर के कार्य होते नहीं थे, फलता नाश्ता बनाने में देर हो गई। नाश्ता लगाकर बहू ने आवाज लगाई, पिताजी नाश्ता कर लीजिए। ये कोई नाश्ते का समय है? 9:30 बज रहे हैं। रमेश बाबू दहाड़े। बहू रुआसी हो गई। तुलसी ने बात संभालने की गरज से कहा, रात को देर से लौटे थे, नींद देर से खुली, कभी कभार देर होने से क्या फर्क पड़ता है। तुम चुप करो। बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालकर उन्हें और बिगाड़ रही हो। तुलसी को बहुत बुरा लगा। बेवजह बात का बतंगड़ बनाकर उसे ही अपमानित करने लगे। वह भी कुछ उत्तेजित होती। हर समय डांट फटकार भाषण के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सूझता? कभी प्यार से बात नहीं कर सकते? अपना दोस्तों के साथ तो भले चंगे रहते हो, घर के लोग तुम्हें क्यों नहीं सुहाते? रमेश बाबू आपे से बाहर हो गए। तुम हो ना सबको प्यार करने वाली? मैं तो हमेशा तुम सबको पीटता रहता हूँ, सबका दुश्मन हूँ ना। तुम इनको सह देकर सत्यानाश करोगी। तुम्हें कोई 2 घूंट पानी भी नहीं पूछेगा, देखना। तुलसी का क्रोध भी पता नहीं कैसे सारी सीमाएं पार कर गया। पता नहीं कैसे कड़वी जुबान है, जब बोलेंगे आग ही उगलेंगे। तुम्हारी माँ ने नीम के पत्ते खाकर तुम्हें जन्म दिया होगा, पत्थर दिल कहीं के। रमेश बाबू गरजते हुए बोले, मैं कठोर हूँ? मैं पत्थर दिल हूँ? कड़वी जुबान का हूँ? तो ठीक है, तुम रहो अपने इस लाडले के साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। तुलसी के साथ बहू बेटा भी जड़ हो गए। तीनों ने जमाने का वास्ता दिया, अपने कहे की माफी भी मांगी, लेकिन रमेश बाबू टस से मस नहीं हुए। अपना सामान अटैची में डाला और आकाश के घर चल दिए। उस दिन परिवार के किसी सदस्य के गले से नीचे कौर नहीं उतरा था। शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रही तुलसी जल्दी ही बिस्तर से लग गई। नितिन, हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे यथासंभव उसके मन बहलाव की कोशिशें करते रहते थे, फिर भी पति के व्यवहार से वह स्तब्ध थी। उसने स्वयं को बेहद आहत और अपमानित महसूस किया था। लगभग सप्ताह भर पश्चात रमेश बाबू आकाश के साथ आए। चेहरे पर वही अकड़, वही रौब और दंभ। बच्चों को पुचकारा, फिर तुलसी के बिस्तर के करीब बैठ गए। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुलसी की आंखें सजल हो आईं। इस उम्र में मुझे छोड़ अलग रहने चले गए और पूछते हो तबीयत को क्या हुआ? भगवान के लिए अपना सामान वापस ले आओ। जिंदगी इतनी बची है, इज्जत से जीने दो। जीवन के आखिरी पड़ाव पर जग हंसाई तो मत करवाओ। बस यही कहना था। मैं वहीं रहूंगा, वहां तुम्हारी तरह मुझे कोई जवाब नहीं देता। सब आदर मान करते हैं। तुमने यहाँ सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, अब उस बात पर मिट्टी डालो। आकाश बेटा, तू ही इन्हें समझा। तुलसी की रुआई फूट पड़ी थी, लेकिन रमेश बाबू उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद तुलसी की आंखें कितनी ही देर तक बरसती रहीं। बहू बेटे ने किसी तरह सांत्वना देकर चुप करवाया। रात भर तुलसी सो न सकी। उम्र का तकाजा, उस पर पति का बेरुखा व्यवहार और मानसिक तनाव, भला कैसे आंख लगने देते। सवेरे रोज की बनिश्त देर से उठी। चाय पीने के पश्चात उसे घबराहट बेचैनी से महसूस होने लगी। डॉक्टर को बुलाया तो उसने इंजेक्शन देकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन वह स्वयं को सहज महसूस नहीं कर रही थी। बार बार रमेश बाबू को बुलाने के लिए कह रही थी। आखिर बहू ने फोन पर उन्हें बता दिया। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। तुलसी का चेहरा बेहद उदास शिथिल था। अब कैसी तबीयत है? जैसे गहरे कुएं में से आवाज प्रतिध्वनि हुई। तुलसी ने देखा रमेश बाबू का चेहरा भी उतरा हुआ है। वह रौब, अकड़, हल्की सी उदासीनता, चिंता के नीचे दब गए थे। क्या सचमुच उन्हें अपने व्यवहार पर खेद है? तुलसी के चेहरे पर हल्के से संतोष के भाव उभर आए। आप आ गए, अब मैं ठीक हूँ। वैसे तो सवेरे से घबराहट, भारीपन और बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर पति का हाथ पकड़ लिया। रुंधे गले से बोली, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती। मुझ पर रहम करो, अब यहीं रहो। उसकी आंखें जार जार बरसने लगीं। रमेश बाबू के चेहरे के भाव में परिवर्तन आने लगा था। चेहरे की कठोरता कम ही हो गई थी, जैसे अपनी गलती का, जातियों का एहसास हो रहा हो। पत्नी का हाथ हौले से दबाकर बोले, अच्छा ठीक है। तुलसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। संतोष की एक लंबी सांस उसने ली। पति के चेहरे को देखा और गर्दन एक ओर लुढ़क गई। रमेश बाबू घबराए से चीखे, तुलसी तुलसी। पर तुलसी तो उनकी दुनिया से विदा ले चुकी थी। परिवार के सदस्य इकट्ठे हो चुके थे। इधर रमेश बाबू आहिस्ता आहिस्ता अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए बुदबुदा रहे थे, तुलसी मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।